खंड दो में जो हमारी भारतीय भाषा की जो कहानियां हैं, बंगला, असमीज और ओडिया, ये तीन कहानियों की चर्चा आज हम करेंगे। पहली कहानी है आशापूर्णा देवी, जो बंगला की प्रमुख साहित्यकार हैं। उनकी कहानी अपने लिए शोक गीत के बारे में हम पहला विवेचन करते हैं। ये एक ऐसी साहित्यकार हैं, लेखिका, जो अपने भीतर की समस्या या मनुष्य जीवन की विडंबना, उनको कहानी में बड़े ही बारीकी रूप से उकेरती हैं। और ये जिस समय लिखना शुरू की, उस समय भारतीय राजनीतिक जो है उथल पुथल मच रखी थी। स्वाधीनता आंदोलन, समाज सुधार आंदोलन के आंदोलन चल रहे थे। उस समय उन तमाम आंदोलनों की प्रेरणा से उनके सिद्धांतों को उन्होंने लिखने का उद्यम किया। जैसे सामाजिक विसंगतियां, घर के भीतर ही पहले विसंगति को उठाना बेहतर समझा। सामाजिक विसंगतियों से पहले अपने घर के अंदर की विसंगतियों को पहले देखो। और उन्होंने जो कुछ देखा वही लिखा, क्योंकि हम नई कहानी के दौर में भी पढ़ रहे थे, क्योंकि जो अनुभव हो रहा था वही लिखा जा रहा था। परंपरावादी बंगाली परिवार में जन्मी आशापूर्णा देवी भारतीय समाज में उस समय, जिस समय लड़कियों की पढ़ाई लिखाई को लेकर संकीर्णता थी, उनके परिवार में दादा दादी का दबदबा था, पुराने विचार को माने जाते थे। अत्यंत संकीर्ण विचारों वाली उनकी दादी थी। लड़कियों को उस समय स्कूल भेजने की परंपरा नहीं थी। तो किसी तरह अपने भाइयों को पढ़ाने आते हुए अध्यापकों से देखकर इन्होंने खुद पढ़ना लिखना सीखा था। तो आशापूर्णा देवी ने अपनी कहानी और उपन्यास, जब हम साहित्य की दुनिया में वो प्रवेश करती हैं, तो वो घर के भीतर का दृश्य, भीतर की दुनिया का वर्णन करने में सिद्धहस्त लेखिका मानी गई है। क्योंकि घर के भीतर, क्योंकि औरत की दुनिया ही ज्यादा होती है घर के भीतर। आशापूर्णा की कहानियों में या उपन्यासों में स्त्री जीवन की घटनाएं, यात्राएं, स्त्री जीवन का संघर्ष, वेदना का रेखांकन करना ही इनका महत्व रहा है। इनकी पहली कहानी 1932 में छपी थी, पत्नी ओ प्रेयसी नाम से। और इनका पहला उपन्यास छपा था प्रेम ओ प्रयोजन। यानी जब कहानी भी छपी प्रेम को लेकर, उपन्यास भी छपा प्रेम को लेकर, तो आशापूर्णा देवी ने प्रेम और दाम्पत्य जैसे परंपरागत विचारों को लेकर लिखना शुरू किया था। और इन्हीं विचारों को लेकर वह अपनी कहानी और उपन्यास में स्त्री पुरुष के बीच गैर बराबरी, अन्याय होना, परंपरागत हिंदू परिवार में जो पुरुष संकीर्णता है,
आदि पर कठोर प्रहार करती है। इन्होंने करीब 242 उपन्यास, 37 कहानी संग्रह और 62 बाल साहित्य पर लिखा। इनके प्रमुख उपन्यास है प्रतिश्रुति, सुवर्ण लता, बकुल कथा, सबसे जो है फेमस है। तो बंगला कहानी के बारे में हम जब देखते हैं, बंगला कहानियों में प्रगतिशील चेतना का स्वर कुछ अधिक प्रखर रूप से दिखाई देता है। वही समय था रविंद्रीय प्रभामंडल से बाहर निकलकर बंगला रचनाकार एक नई जमीन जो है तलाश रहे थे। रविंद्रनाथ की कोमल, रोमानी, रहस्यमयी और आध्यात्ममयी जो है कविताओं का विरोध शुरू हो गया था। प्रगति, कल्लोल, भारती मंडल, कलिकलम जैसे लेखक संगठन तैयार हो रहे थे। प्रगतिशील आंदोलन शुरू होने से पहले अगर हम देखते हैं तो नारी का स्वरूप क्या था? सिर्फ प्रेयसी या रमणी था। वह श्रृंगार की वस्तु थी। वो जो कुछ करती थी वह पति या प्रेम के लिए ही करती हुई दिखाई दी है। उसकी परंतु आशापूर्णा देवी ने स्त्री के इस रूप को जो है गरिमा दी, उसकी संवेदना को समझने की कोशिश की, उसकी वाणी को सामने लाने का पहला प्रयास किया। उन्होंने दिखाया कि स्त्री और पुरुष जैसी ही संवेदनाएं हैं वह वैसी ही चालबाजियां भी करती है, क्योंकि अपने अस्तित्व के लिए जैसे ही अभिमानी है उससे भी वैसे ही संघर्ष का मुद्दा है। आशापूर्णा देवी की कहानियां गृहस्थ जीवन की उलझने, तनाव, घर को सहजने संवारने के उपाय के लिए जो उपजी हुई नारी है। 13 साल की उम्र से लिखना शुरू किया आशापूर्णा देवी ने और जीवन पर्यंत लिखती रही। इतने लंबे समय तक लिखना, स्त्री के अस्तित्व को लेकर लिखना, उसकी समस्याओं, स्त्री की समस्याओं को लेकर लिखना, कितनी बारीकियां से देखी होगी, कितना ज्यादा अनुभव होगा। तो प्रगतिशील विचारधारा का स्वर देखने को मिलता है आशापूर्णा देवी की कहानियों में। तो इनकी जो आलोच्य कहानी हम विचार करेंगे, अपने लिए शोक गीत, उसमें भी परिवार के मुखिया अपने खालीपन, परिवार के सदस्यों का मन के अनुकूल सानिध्य न मिल पाने के कारण मानसिक रूप से किस तरह से कहानी का पात्र परेशान होता है। घर की मुख्य गृहिणी घर को सजा संवार कर व्यवस्थित कर रखने में तो अपने को खपाती है, पर पति की जरूरतों को ठीक से समझ नहीं पाना, परिवार में उसके लिए बेटे, बहू, पोता, पोती की जरूरतें कहीं पति से अधिक महत्वपूर्ण नजर आई है। पति से अधिक महत्व उन्हें ही देती है वह। इसीलिए तो आशापूर्णा देवी के जो कहानियों में, कथा साहित्य में हम देखते हैं कि भारतीय समाज की मर्यादाओं और मूल्यों की देन दिखाई देती है यह, कि पति से अलग अपने सोने का बंदोबस्त करती है। विडंबना यह है कि जो परिवार में बेटे बहू तो आधुनिक मूल्यों को जी रहे हैं, मॉडर्न हो गए हैं, इसके लिए माता पिता का कोई रोक टोक भी नहीं है, मगर वही माँ और पिता पुराने मूल्यों में जीने के लिए विवश हैं।
इसीलिए तो सामाजिक लज्जा के कारण ही परिवार का मुखिया जो है, जो अवकाश प्राप्त रिटायर आदमी अविनाश, वह मुखिया होते हुए भी अकेलेपन और उपेक्षित होने का भाव उसे बोध होता है। अपने लिए शोक गीत कहानी। एक रिटायर मुखिया की कहानी। घर का मुखिया रिटायर आदमी है अविनाश। अविनाश की कहानी को हम देखते हैं कि बच्चे, बहू, पोता, पोती, इनसे भरा पूरा परिवार है, मगर अविनाश को लगता है कि वो अपने घर में अप्रासंगिक हो गया है, अकेला हो गया, उसका कोई ख्याल नहीं रखता, उसको कोई महत्व ही नहीं देता, क्योंकि बीवी जो है सेल वाला वो दुनिया में अपने पोते पोती, बहू, बेटे, इनमें ही रमी हुई है, घर को सजाने संवारने में लगी हुई है। इससे हमें क्या नजर आता है कि वह नारी जीवन में उसके लिए घर को सजाना, संवारना, बच्चों की देखभाल करना जो भारतीय नैतिकता का मूल्य दिखाई दिया है। और अविनाश के लिए इस घर को बनाने सजाने में जीवन लगा दिया, जिस अविनाश ने आज उसे रिटायर होकर आने पर एक छोटे से कमरे में उसे जगह दी जाती है। जिस आदमी को अपने लंबे चौड़े पिलंग में सोने की आदत थी, उसे एक छोटे से कोठरी में रहना कहां तक अच्छा लगेगा, उसे कहां अच्छा लगेगा। जब तर्क होता है पति पत्नी में, तो पत्नी कहती है कि आप मत बोलिएगा, बच्चों के सामने इस तरह से मुंह नहीं खोलेंगे। पत्नी तो बड़े पलंग वाले कमरे में सोती है और पोती को लेकर साथ में सोती है। पत्नी का तर्क यह था कि बुजुर्ग होने पर बुढ़ापे में अपने बच्चों से शर्म करनी चाहिए, मगर अविनाश को तो पत्नी की निकटता चाहिए, वह नहीं मिल पाता था, थी तो वह खिन्न हो जाता था। तो मनोविश्लेषणात्मक जो मनोवैज्ञानिक पक्ष है कहानी में, वो मनुष्य मन के भीतरी परत को पहचानने की कोशिश इसमें सार्थक हुई है। अविनाश के भीतर के मन की स्थिति और नायिका सेलवाला की मन स्थिति, अवकाश ग्रहण करने के बाद व्यक्ति को के मन में एक तरह से खालीपन आ जाता है, क्योंकि उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है, उम्र हो जाती है, तो लगता है कि वह अगर कोई बात किसी को बताना चाहता है, उसकी बात अगर कोई नहीं सुनता है, तो उसे लगता है कि मेरी मर्जी नहीं चलती, उससे कोई सलाह क्यों नहीं लेता, उसे कोई अहमियत नहीं देता, ऐसा लगता है उसे। आप लोगों ने भी देखा होगा कि ऐसे लोगों को जिसमें ऐसी प्रवृत्ति आती है, मनोवैज्ञानिक बदलाव हो जाता है, साइको हो जाते हैं वो थोड़ा, जिस तरह व्यक्ति की उम्र के हर पड़ाव पर आदतें कुछ कुछ बदलती जाती है, उसी प्रकार व्यक्ति की रिटायरमेंट के बाद भी कुछ आदतें बदल जाती है। लेखिका ने वही मनोवैज्ञानिक लक्षण सहज रूप से कहानी में दिखाया है। जब नौकरी में था अविनाश, अच्छी तरह से ऑफिस जाता था, घर आता था, उसी में ही उसका समय कट जाता था, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं होता था, और सुबह उठते ही दफ्तर भागने की उसे हड़बड़ी होती थी, और शाम को आता था तो थक जाता था, क्योंकि जब रिटायर हो गया तो उसे और कोई जिम्मेदारी नहीं है, चिंता से मुक्त हो गया, दिन भर खाली खाली क्या करे, घर में रहना है उसे, और घर की जिम्मेदारियां भी अब बेटे बहुओं ने संभाल ली है। ऐसे में घर में रहकर समय काटना बहुत बड़ी समस्या होगी, इसलिए अपने लिए कुछ काम उन्होंने खुद तलाश कर लिया है। बेटे बहू के न चाहते हुए भी वह सुबह सैर के लिए निकलते वक्त जो है दूध की बाल्टी लेता है। वो क्या सलाह देता है, क्योंकि आज तक उसका परिवार पैकेट का दूध पीता था, यानी जो बदलाव आ रहा है जिंदगी जीने में, उसको देखिए। आज भी जो है वह अविनाश आज खटाल का दूध लाना चाहता है जाकर खुद,
हालांकि बेटे बहू ने इस पर कोई दबाव नहीं डाला है, कोई मनोहार नहीं की। फिर शाम को जब नौकरानी बच्चे को पार्क घुमाने ले जाती है तो अविनाश भी साथ में हो जाता है। क्यों? उन्होंने ये तर्क दिया कि बच्चों को नौकरानी के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, आजकल भरोसा ठीक नहीं है। बच्चों की चोरी आजकल दिन प्रतिदिन नई घटनाएं होती जा रही है। दिन भर का खालीपन कैसे काटे? और सुबह काफी देर तक अखबार पढ़ते हैं, फिर उसमें छपी खबर जोर जोर से बोलकर रसोई में काम कर रही पत्नी को सुनाना चाहते हैं, पर पत्नी तो ध्यान नहीं देती। ध्यान नहीं देती है तो अपना टॉपिक चेंज कर देते हैं, विषय बदल देते हैं और रसोई में पका रही चीजों के बारे में चर्चा करते हैं कि क्या बना रही हो, हलवा बना रही हो या आलू मिर्च पका रही हो। कि किसी न किसी तरह से बोले ये मुझसे। बुजुर्गों के स्वभाव में ये परिवर्तन होना, खालीपन में उनसे कोई बातें कराता है, उनकी बातें सुनता है तो उन्हें सुख मिलता है। बुजुर्गों, अगर कोई उनकी बात नहीं सुनता तो उन्हें झुंझलाहट होती है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। पत्नी भी उनके पास नहीं बैठे, उनकी बात ना सुने तो झुंझलाहट तो होती ही है, बढ़ जाती है। इसीलिए तो अगर कोई बात नहीं सुनता तो बच्चे तो सुनते हैं कम से कम, और बच्चों से इसीलिए बुजुर्गों को लगाव होता है। इस कहानी में अविनाश की पोती भी आती है जिससे वो बहुत देर तक बात करता है, मगर वो स्कूल चली जाती है तो स्कूल से आने पर लड़की दादी के पास रहती है। पत्नी, बेटे, बहू, पोती अपने अपने काम में सब व्यस्त रहते हैं। दोनों बेटे भी ऑफिस जाते हैं, फिर अपनी पत्नियों के साथ वो समय बिताते हैं। मुश्किल से सुबह शाम थोड़ी देर के लिए पिता के पास आते थे, इसलिए अविनाश के साथ बैठने वाला या बात करने वाला कोई भी नहीं है। और दोनों का अलग अलग है, पति पत्नी का कमरा सेल वाला का और अविनाश का। अकेलेपन बढ़ता जा रहा है, इसीलिए उनके अंदर जो है बेचैनी बढ़ गई है। जब बेटे दफ्तर चले जाते हैं तो अविनाश बाजार घूमने निकल जाते हैं। वहां से तरह तरह की सब्जियां अपने समय में जो अच्छी लगती थी, ग्रामीण परिवेश की सब्जियां, वो लेकर आते हैं, नौकरानी से बनवा कर खाते हैं। और बेटों के लिए, टिफिन के लिए या पोती के लिए कुछ टिफिन में बनता था, थोड़ा सा चक्कर देख लेते थे। मगर भीतर ही भीतर एक बात उन्हें बेचैन कर रही है। वह बात कौन सी है? कि मेरी बात सुनने के लिए किसी के पास टाइम क्यों नहीं है। यानी उस पीढ़ी से आज की पीढ़ी में जो टकराव है, उसको जन्म दिया है इस स्थिति में कहानी। बुजुर्ग हो चुके माता पिता को लगता है कि उनके बेटे बहू उनका कहना नहीं मानते, अपनी मर्जी चलाते। हमने आप अभी तक कहानी में देखा नहीं बेटे बहुओं का कहीं भी उग्र रूप या पिता के खिलाफ बोलते हुए। बच्चों को लगता है कि माता पिता अभी तक उनके पुराने दिनों में जी रहे हैं, बदलते समय के मुताबिक वो भी अपने को बदलने के लिए तैयार नहीं है। वो कैसे पुराने हो सकते हैं? बच्चे आज की जिंदगी जीना चाहते हैं। हालांकि इस कहानी में ऐसी स्थितियां नहीं है कि दोनों के बीच कहीं अधिक फासला हो जाए। सेल वाला भी अविनाश का ध्यान रखती है, मगर अविनाश को लगता है कि और ज्यादा टाइम दे मुझे, और ज्यादा टाइम दे। इसका नतीजा यह निकला कि एक दिन सोते वक्त, एक दिन क्या हुआ, उसे लगता है कि जैसे उसे हार्ट अटैक आ गया। अपने शरीर में चल रही उथल पुथल महसूस करता है, करा उठता है, किसी को पुकार उठता है। फिर सोचता है बुलाकर क्या फायदा, मुझे वैल्यू तो कोई देता नहीं, मर ही जाऊं तो अच्छा है। फिर सोचते हैं, फिर वो देखते हैं घर के हर एक सदस्य, रिश्तेदारों की प्रतिक्रिया, मन स्थितियों का अनुमान लगाते हुए सोचते हैं कि उनके बेटे बहू पत्नी परेशान होंगे, सब कोई मेरी जो है देखभाल करेंगे,
उनका महत्व बढ़ जाएगा। पत्नी भी उनके पिलंग पर बैठकर रात भर देखभाल करेगी, शायद यही मेरे साथ सो भी जाएगी, ऐसा सोचते हैं। आज के बाद शायद पोती को बेटों के साथ सुलाने का प्रबंध करेगी, ऐसा लग रहा है। पर पत्नी सेल वाला उनकी नब्ज देखती है और कहती है कि अरे कोई डॉक्टर वॉक्टर को मत बुलाओ, थोड़ा उटपटांग खा लेते हैं, गैस बन गई होगी, कोई बुरा सपना आया होगा, इन्हें आराम करने दो, अपने आप ठीक हो जाएगा। अपने आप ठीक हो जाएगा, इस तरह से कहते हैं। इस पर बेटे उनका समर्थन मां का करते हुए पिता को खाने पीने की संबंधी गलत आदतों पर ताना मारते हैं उल्टा, और थोड़ा चिढ़ जाता है अविनाश। मगर सोचते हैं कि पत्नी अगर उनके पास थोड़ी देर सो जाती तो थोड़ा सुख मिलता। जब कोई गंभीर समस्या नहीं समझ में आती है, बेटे बहू सब अपने कमरे में चले गए, सेल वाला भी शर्म के मारे तब अविनाश ने जो मनोइच्छा पाल रखी थी वह धराशायी हो गई। इससे तुम लगा सकते हो अंदाजा कि अकेलेपन की पीड़ा क्या होती है। हालांकि बुजुर्गों की यह समस्या है, आगे भी हिंदी की कई कहानियों में हमें देखने को मिला है। चिप की दावत कहानी में किस तरह से रमानाथ जो है अपनी बुजुर्ग मां के खिलाफ को करता है, वह भी एक उदाहरण है। ऐसी अनेक घटनाएं आज हमारे समाज में देखने को सुनने को मिल रही है कि अपना रोग रुतबा दिखाने की कोशिश सारे युवा कर रहे हैं, अपने माता पिता को पिछड़ा दिखाने के लिए कि हम आगे चले गए हैं। उन्हें असभ्य मानकर किसी कोने में डाल दिया जाता है। आजकल देखना कई युवा जो है विदेशों में नौकरी पाने की लालसा रखते हैं, इसके चलते बहुत सारे माता पिता बच्चों से दूर हो गए हैं, अकेले पड़ गए हैं, उनकी देखभाल करने वाला यहां कोई नहीं होता है। किस तरह से असुरक्षा के बीच अकेलेपन में उनको जीवन गुजारना पड़ता है। आजकल महानगरों में वृद्धाश्रम खोले जा रहे हैं, ओल्ड एज होम खोले जा रहे हैं। अब तो सरकार को बुजुर्गों की देखभाल की जिम्मेदारी लेनी पड़ रही है। तो अपने लिए शोक गीत कहानी में ऐसा कुछ दिखाया नहीं गया है कि अविनाश कहीं अलग जाए, बल्कि इसका एक पॉजिटिविटी सकारात्मक पहलू यह है कि बुजुर्ग अविनाश को उनके बेटे बहू घर से नहीं निकाले, न ही असभ्य हैं, भरे पूरे परिवार में रहते हैं, बच्चे उनके साथ भेदभाव नहीं करते। बस पत्नी सेलबाला ने बच्चों की सुविधा और सामाजिक मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए अपनी गृहस्थी में थोड़ा सा बदलाव किया है। इसी में ही जो है अविनाश की भूमिका बदल गई है। बहू को कोई तकलीफ ना हो, इसीलिए उनके लिए बड़े और ज्यादा सुविधा वाले कमरे में रहने का इंतजाम किया है। सेल वाला खुद किस तरह से पोती को लेकर साथ सोती है। तो इससे क्या हमें पता चलता है, हमारे समाज की बनावटी भारतीय मूल्यों की वजह से ही ऐसा करती है कि वो पोती को साथ में लेकर सोती है। माता पिता ताउम्र अपने बच्चों की सुविधाओं का ध्यान रखते हैं और अपने लिए अपनी सुविधाओं का त्याग कर देते हैं। अपने लिए अपनी सुविधा को त्याग किया। सेल वाला ने क्यों अपने पति के साथ नहीं सोया? सामाजिक मूल्यों की रक्षा के लिए। भारतीय समाज की बनावट इसके मूल्य को इस कहानी में देखा जा सकता है। अविनाश को भले ही लगता हो कि वो अकेले पड़ा रहता है, मगर यह सच है कि इस कहानी में के परिवार में अविनाश का ध्यान हर कोई रखता है। सेलवाला जरूर दिन भर खुद को बहू बेटे पोते पोतियों की सुख सुविधाओं के लिए व्यस्त रहती हो, मगर हर वक्त अविनाश का ख्याल रखती है। वो हर रोज रात को सोने से पहले अविनाश के कमरे में जरूरत की चीजें ला कर देती है, उनका बिस्तर ठीक करती है। बेटे भी हमेशा पिता की सेहत को लेकर चिंतित रहते हैं। खाने पीने की आदत को लेकर जब तक थोड़ा थोड़ा टोक देते हैं, सावधान करते हैं। किसी ने अप्रिय व्यवहार नहीं किया है, कहानी का सकारात्मक पक्ष है। अविनाश
घर का मुखिया है, हम देखते हैं कहानी में, और उसी समय जब हम देखते हैं हार्ट अटैक के समय जो वह अपने आप को अकेला पाता है, तो वही अपने लिए एक कहानी कह रहा हूं, ऐसा लगता है। इस कहानी का एक पक्ष है कि अविनाश के भीतर जो पैदा आक्रोश है, अकेलापन है, अकेलेपन की पीड़ा परिवार की देन नहीं, बल्कि उसके भीतर, खुद के भीतर पनपे असुरक्षा बोध की वजह से है। वह खुद अपने आप को असुरक्षित समझ रहा है, परिवार ने उसे असुरक्षित नहीं किया है। ये एक मनोवैज्ञानिक कहानी है, मन में चल रहा है ऐसे विचार। क्योंकि जब हम देखते हैं अविनाश अवकाश के बाद पूरी तरह से खाली हो चुका है, तो खालीपन को भरने के लिए पत्नी के आसपास देखना, उससे बातें करना, बेवजह इधर उधर घूमना, कुछ ना कुछ इधर उधर घूमते रहते, खाते पीते रहता है। तो मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जब इंसान खाली बैठा रहता है, उसे करने को कोई रचनात्मक काम नहीं होता है, तो भूख ज्यादा लगती है। उसे हर वक्त लगता है कि वो प्रासंगिक हो गया है, इसीलिए बिना जरूरी काम होते हुए भी गैर जरूरी काम करने लग जाता है। कई बार लोगों के साथ झड़प भी हो जाती है। उनके साथ कोई ऐसी समस्या नहीं दिखाई गई लेखक ने, जो समाज में बहुत सारे बुजुर्गों के साथ उनके परिवार में उपेक्षापूर्ण व्यवहार से की वजह से देखने को मिलता है। वहीं सेलवाला में भी देखो, सेलवाला में भारतीय स्त्री के बहुत सारे आयाम हैं। बेटे बहू की जरूरत सुख सुविधा का ध्यान रखते हुए भी पति से दूरी बनाकर रखने में वो पीछे, उसके पीछे भी एक तर्क है, क्यों वो नहीं जाती है पति के पास। भारतीय मूल्यों का वो कितना सम्मान करती है, वो देखने को मिलता है। अगर पति का और पत्नी का बिस्तर अलग अलग लगाया जाता है, तो उसके पीछे भी वो तर्क देती है कि जवानी में बुजुर्गों से और बुढ़ापे में बच्चों से शर्म करनी चाहिए। आज आधुनिक कहे जा रहे इस युग में यह मान्यता प्राय लोप पाई जा रही है। सेलवाला के चरित्र का उज्जवल पक्ष यह है कि बहू को हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराती है, बहुओं को सारी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। जहां समाज में सास बहू के रिश्ते में तनाव देखा जा रहा है, हमारी इस कहानी में सेलवाला की बहुओं को अपने तरीके से जीने का पूरी तरह से मौका दिया गया है। उसे कहीं पर भी अपनी बहू की निंदा करते हुए नहीं दिखाया गया। अपने हिस्से के काम का बोझ भी उन पर डालते हैं या उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक चलने के लिए दबाव डालते हुए नहीं दिखाई दिया गया है। कितनी सुंदर से उसने अपने घर को संवारा है सेलवाला। यह भारतीय परिवार समाज की बात है इस कहानी में, कि बड़ी से बड़ी समस्या आने पर भी माहौल को सामान्य बनाने में घर की बुजुर्ग महिलाएं ही सबसे पहले पहल करती हैं। उनकी सहन शक्ति परिवार के छोटे सदस्यों को बल प्रदान करती है। पश्चिमी रहन सहन के प्रभाव से आज भले ही भारतीय परिवार का स्वरूप बदला है, माता पिता और बच्चों की दुनिया अलग होने लग गई है, लेकिन इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने यह दिखाने की चेष्टा की है कि परिवार के मूल्य आज भी हमारे समाज में बड़े पैमाने में बने हुए हैं। परिवार के बेटे अपने परिवार और घर की जिम्मेदारियों में उलझे हुए हैं। बदलते समय के मुताबिक उनका रहन सहन हो गया है, फिर भी पिता या मां के प्रति उनके मन में कोई भी कड़वाहट नहीं है। वो कभी भी पुराने मूल्यों का मजाक नहीं उड़ाते हैं, क्योंकि परिवार में जो बनाए गए नियम है, कायदे कानून हैं, उनको वो अच्छी तरह से मानते हैं। वहीं बच्चों के लालन पालन पोषण, बहुओं की आजादी की सुविधाओं के बारे में भी बताया गया है। तो कहानीकार ने जो कहानी कहने का तरीका है, बहुत ही सीधे सीधे ढंग से कहा है।
न तो कहीं कहानी को में कोई बात को सस्पेंस में रखती है, या गंभीर बनाने की भी कोई प्रयास नहीं किया लेखिका ने। बिल्कुल सहज भाव से, सहज ढंग से अविनाश के व्यक्तित्व के बारे में और उसकी पत्नी और बच्चों के स्वभाव के बारे में जो है कहानी में चर्चा करती नजर आती है। जो एक घटना, परिवार की स्थिति, एक सामान्य घटना जो है कहानी का रूप धारण कर ले रही है। यही तो आशापूर्णा देवी की विशेषता है कि सामान्य घटना कथा का विषय बन जाता है। ये देखकर तो कई बार हैरान हो जाते हैं कि जो घटनाएं हमारे जीवन में प्रतिदिन घट रही है वही कहानी बन जाती है। ये प्रतिदिन घटने वाली घटना ही थी जो हमने पढ़ा, जो आशापूर्णा देवी की शोक गीत कहानी बन गई। वे क्षण भर की अनुभूति को ही कहानी बना देती है, क्योंकि अनेक क्षेत्रों में काफी जगह इस तरह की घटनाएं आती रहती है जो कहानी का रूप बन गया है। हम देखते हैं कि आशापूर्णा देवी भी इसी तरह से एक परंपरावादी बंगाली परिवार में जन्म हुआ था। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कहानी के आरंभ में कि परिवार में दादी का दबदबा था, लड़कियों की पढ़ने में पाबंदी थी, स्कूल भेजने की परंपरा नहीं थी उनको। पढ़ाई लिखाई किस तरह से आशापूर्णा देवी जी ने घर पर ही की। शादी के बाद भी वो घर की चार दीवारी में बनी रही, इसीलिए उन्होंने कहानी का विषय जो घर के भीतर का दृश्य ही चुना। खासकर स्त्रियों के संघर्ष से उपजे हुए विषय, और किस तरह छोटी उम्र से लिखना शुरू कर जो है जीवन के अंतिम पड़ाव तक उन्होंने लिखती रही। तो इतना अनुभव आशापूर्णा देवी ने जब इस समय लिखना शुरू किया होगा, हमारा देश जो है आजादी के लिए जोरों से संघर्ष कर रहा था, समाज में विभिन्न प्रकार की विसंगतियां, रूढ़ियां, अंधविश्वास, स्त्री स्वातंत्र्य, आधुनिक शिक्षा, इनके प्रति बल दिया जा रहा था। सामाजिक रूढ़ियों के खिलाफ विद्रोह का स्वर, स्त्री स्वातंत्र्य, आधुनिक शिक्षा के प्रति जो है जोर दिया जा रहा था। तो उसी दौर में जो प्रगतिशील आंदोलन साहित्य शुरू हुआ, और बंगाल में जिस तरह से रविंद्रनाथ की रहस्यवादी या आध्यात्मिक भाव से जो प्रेरित साहित्य का विरोध हो चुका था, तो आशापूर्णा देवी के मन में इसी तरह से कोई दलगत या वैचारिक आग्रह में न पड़कर अपनी देखी हुई दुनिया के विषय में, अपने जीवन के अनुभव के बारे में ही लिखती है। किस तरह से शोक गीत कहानी में एक अवसर प्राप्त अविनाश नामक व्यक्ति के मनोभावों को उसने कितने सुंदर ढंग से उकेरा है। बुजुर्गों की मानसिक स्थिति को दिखाने की कोशिश की है। भारतीय परिवार व्यवस्था में बुजुर्गों की स्थिति को दिखाया। अविनाश की पत्नी सेलवाला भारतीय मूल्यों का निर्वाह करने वाली स्त्री है। वो किस तरह से बेटे, बहू, सबकी सुविधाओं का ख्याल रखती है, अपना सारा समय उसी में ही लगाती है, भले ही वो अपने पति से दूर क्यों न रहे। तो अपने लिए ये शोक गीत एक महत्वपूर्ण की कहानी है। अगली कहानी की हम चर्चा करते हैं, एक अविस्मरणीय यात्रा जो असमिया कहानी है। असमिया कहानी के विकास में असमिया की सर्वप्रथम पत्रिका अरुणोदय में बताया गया कि असमिया के प्रारंभिक कथाकार जो थे लक्ष्मीनाथ, साधु कथा बेजरुगुआ का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कुकी, जोनबेरी, सुरभि, जनका आदि कहानी संग्रह हैं। तो इंदिरा गोस्वामी की जो ये कहानी है, मामनी रैक्षम गोस्वामी, मामनी रैक्षम गोस्वामी 1960 के आसपास इन्होंने लिखना शुरू किया था। स्वातंत्र्योत्तर हमारा देश स्वाधीन हो चुका था उस समय, और सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अंतर्विरोध के साथ
कहानी में विभिन्न प्रकार के विचार आ रहे थे। यथार्थ के फलक पर पूर्वोत्तर भारत को देखने, समझने और अभिव्यक्त करने की पूरी कोशिश की इंदिरा गोस्वामी ने। तो हम इंदिरा गोस्वामी असमिया साहित्य की एक प्रसिद्ध लेखिका है। इन्हें साहित्य से संबंधित सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। इनकी लगभग अधिकांश समय लेखन में ही समाप्त हुआ। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चैनबोर स्रोत, अहिरण, ममोरी धारा तरुवाल। उपन्यासों में अपने अपने घर के जो दूर निजी निर्माण कंपनियों में काम करने वाले मजदूरों की शोचनीय दशा का वर्णन है। तो यह नहीं कि सिर्फ जैसे मैंने बताया कि असमिया जनजीवन की लेखिकाएं तो सिर्फ आसाम के जनजीवन का ही चित्रण करती हैं, यह नहीं। कश्मीर के श्रमिक जीवन चेनाबोर स्रोत में दिखाई है, कश्मीरों के बारे में, कश्मीरी की श्रमिकों के बारे में। तो अहिरण में जो है मध्य प्रदेश पर आधारित है इनकी कथा वस्तु। और मामोरे धरा तोरवाल में उत्तर प्रदेश की, और नीलकंठी ब्रज में वृंदावन तथा जनजीवन को उसने दिखाया है। इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है तेज आरु धूलि रे धूसरित पृष्ठा, जिसमें सिखों के दंगे के बारे में बताया गया है। तो इनका लेखन, इंदिरा गोस्वामी की कहानियों में हम देखते हैं कि आम जनजीवन को प्रभावित करने वाले हिंसा के कुछ हृदय विदारक पहलुओं का चित्रण है। आम जनजीवन में किस तरह से हिंसक वातावरण हो जाना, दैनिक जीवन इस हिंसा के कारण हमारा आज नरक तुल्य बन गया है, जीवन किस तरह से दुरूह हो गया है, मानवता खतरे में पड़ गई है। उसी मानवता को बचाए रखना कहानी में उद्देश्य रखते हैं कि अविस्मरणीय यात्रा कहानी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी यही विचार है। अविस्मरणीय यात्रा में मुख्य कथा भी है, प्रासंगिक कथा भी है। कहानी की शुरुआत होती है कि वृद्ध सज्जन ने लेखिका और प्रोफेसर मिराजकार से बातचीत के क्रम में मोआमरिया क्रांति के बारे में बताता है। एक बूढ़ा व्यक्ति जो घूमने आए हुए नॉर्थ ईस्ट लेखिका और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मिराजकर से बातचीत करता है। यह क्रांति अहोम राजाओं के खिलाफ वैष्णवों ने की थी, मुआमारिया क्रांति। इसके मूल में एक हाथी था। कहानीकार के शब्दों में कीर्तिनाथ बड़बरुआ को मुआमरिया के महंत से मिलती थी। तो कानून यह था कि महंतों को हर साल राज दरबार में हाथी भेंट करने चाहिए। एक बार महंतों ने बड़बरुआ को क्या किया, एक बीमार हाथी भेंट कर दिया। हाथी लड़खड़ा रहा था। मंत्री ने ऊपर छज्जे से देखा, अरे ये तो बीमार है, तो वो बौखला गया। उसने हाथी के साथ आए महंत के कान काट दिए। बूढ़े व्यक्ति ने आगे कहा, अगहन के इस महीने में 9,000 मुआमरिया सैनिकों ने कीर्तिनाथ को बंदी बना लिया। तब वह रंगपुर जा रहा था, तब उस हाथी के कारण ही तो हुआ, उस बीमार हाथी के कारण ही। तो ये मेन कथा क्या हुई फिर? नहीं, प्रासंगिक कथा मेन है। ये किस रूप से मेन कथा को आगे बढ़ा सकती है, मुख्य कथा को? ये तो असमिया जनजीवन और हाथी के संबंध में हमने जाना। वन जंगल से घिरे इस प्रदेश में हाथियों की मात्रा ज्यादा थी, इसीलिए हाथी भेंट करते थे। अगर दूसरा कोई प्रदेश होता तो दूसरे कोई जंतु भेंट करते। हाथियों का झुंड धान के खेतों में आ जाता था और सभी किसान मिलकर उसे भगाते थे। लोगों के घर में हाथी पलते भी थे और हाथी के बच्चे खेला भी करते थे। पर हम देखते हैं यहाँ पर आतंकवाद से जुड़ी जो है इंदिरा गोस्वामी बात करते हैं।
आतंकवाद दुनिया के लिए एक सबसे बड़ा अभिशाप बन चुका है आज। यह मानव जीवन के भयानक विस्फोट के रूप में प्रकट होकर केवल आर्थिक और सामाजिक विकट समस्याएं खड़ा करता है, बल्कि संपूर्ण देश की व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट कर सकता है। आतंकवाद तमाम लोगों के हृदय में अविश्वास, अनास्था, संदेह का भाव भरता है। लेखिका अपने सहकर्मी मिराजकर के साथ दिल्ली के से काजीरंगा यानी असम में एक पार्क है, वहां की यात्रा शुरू करती है। यही इस कहानी की स्टोरी है। असम के छात्रों द्वारा आयोजित सम्मेलन में शामिल होने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के भारतीय भाषा विभाग में काम करने वाले प्रोफेसर मिराजकर और लेखिका इंदिरा गोस्वामी आए हुए थे। शाम को जब काजीरंगा पार्क से राष्ट्रीय उद्यान से लौट रहे थे तो अचानक रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्रोफेसर मिराजकर का कोई मित्र पंजाब के आतंकवादियों के हाथ में मारा जा चुका। इस उस दहशत से भी अब भी मुक्त नहीं हो पाए थे, क्योंकि रास्ते के किनारे वाली चाय दुकान पर चाय पीने के लिए रुक गए। थोड़ी देर आराम करना चाहते थे मिराजकर, और वो चाय की दुकान पर जो बूढ़ा आदमी था वो उस दुकान का मालिक था, उससे बातचीत करने लग गए। और बूढ़ी उसकी स्त्री जो है दुकान चलाती थी। फैमिली में कभी सुख नहीं था, शांति का अभाव। देखने को मिलता है। कभी पर अब है, कभी बहुत सुख हुआ करता था, शांति का कोई अभाव नहीं था। बाढ़ के प्रकोप से खेत नदी में डूबा रहता था। दो बेटों की मृत्यु पिछले साल आई बाढ़ के कारण ही किस तरह से हो गई। उसकी पत्नी है, एक बेटा है, बूढ़े की एक बेटी भी है जिसका भारतीय सैनिक से प्रेम हो गया है। बूढ़े की बेटी का भारतीय सैनिक से प्रेम होना, और छोटा बेटा किसी सशस्त्र संगठन में शामिल हो गया। वह घायल होकर झोपड़ी नुमा दुकान में आया वो छोटा लड़का, और अपनी बहन को देखकर गुस्सा हो जाता है और कहता है, अत्यधिक प्रहार करते हुए चाय के लिए दिए गए पैसे देखकर उसे उठा लेता है जो बूढ़े को पैसे मिले थे, और खरीदारों से और पैसे मांगता है, और दो चलो, ताकि वो अमेरिकी कार्बाइन खरीद सके और कुछ जो है यंत्र खरीद सके। दोनों ग्राहक विस्मय विमूढ़ एक दूसरे को देखने लगे, अरे ये कौन आ गया बीच में। ये एक अविस्मरणीय कहानी है, इसीलिए तो इस कहानी का नाम एक अविस्मरणीय यात्रा रख दिया गया। लेकिन हम जानते हैं कि कहानी की कथा, उसके दोनों कथानक रूप दोनों एक जैसे नहीं होते, दोनों में अंतर है। पहले वाली जो हाथी वाली घटना और दूसरी ये चाय की दुकान वाली घटना। तो कहानी का स्टार्टिंग और मध्य या विकास, फिर चरम उत्कर्ष, अंत किस तरह से होना, आलोच्य कहानी का प्रारंभ, विकास और चरमोत्कर्ष का सवाल है, तो बहुत ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अत्यंत ही गढ़ा हुआ है कथानक इसका, प्रसंग के अनुकूल है। कहानी में जब इंटरेस्टिंग आती है, जब वृद्ध व्यक्ति के दूसरे लड़के ने लेखिका और उसके मित्र को संबोधित करते हुए कहता है कि आप आसानी से कुछ भी और रकम दे सकते हैं, लाइए लाइए निकालिए, मेरे पास समय नहीं है, जल्दी दीजिए। इस कहानी का कथानक तो बड़ा सरल है, लाइए लाइए निकालिए बोलकर, किंतु कहानीकार की अनुभूति अत्यंत सघन और यथार्थ है। इसके पीछे क्या अनुभूति हो सकती है? आतंक की छाया। आतंकवाद पूरे राष्ट्र को ही नहीं, पूरी दुनिया की गंभीर समस्या बन गया है। मैंने कहा आतंकवाद आज सबसे बड़ा खतरा है मनुष्य के लिए, मनुष्यता के लिए। और एक अविस्मरणीय यात्रा, यह आसाम की घटना है।
लेकिन यह कोई भी प्रांत हो सकता है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे बिहार हो, त्रिपुरा हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो या फिर दिल्ली हो, कोई भी राज्य हो सकता है। सब जगह आतंक एक का एक रूप देखने को मिलता है, तांडव मचा रखता है। क्योंकि इंदिरा गोस्वामी ने आतंकवाद के घिनौने रूप को अपनी आंखों से देखा, इसीलिए कैरेक्टराइजेशन का नाम नहीं किया, चरित्रों का नाम नहीं दिया उसने। 1984 का दंगा हो या असम का उपद्रव, लेखिका ने अत्यंत संवेदनशीलता के साथ जीवंत चित्रण किया है। उन्होंने महसूस किया कि आतंकवाद से राष्ट्रीय विकास, एकता, शांति आदि किस तरह से बाधित होते हैं। सबसे बड़ी विशेषता तो इस कहानी की है कि आतंकवाद की गहराई में डूबकर भी उसके मूल कारण को ढूंढ लिया है। वृद्ध सज्जन का छोटा बेटा हिंसा की राह पर चलने के कारण उस परिवार की अभावग्रस्तता जिम्मेदार है। कभी वो परिवार संपन्न था, सारे साधन मौजूद थे, पर आज दाने दाने को मोहताज हो गया। न कोई जमीन है, किस तरह से पेट पाले। यूं ही कोई हथियार कहां से उठा लाता है और उसके पीछे तमाम कारण होते हैं, काफी जद्दोजहद होती है। छोटा बेटा उस पथ का ही राही बन गया है, बनने को मजबूर हो गया, क्योंकि युवा मन खूब गर्म होता है। सपने को पूरा करने के लिए वो दिग्भ्रमित हो सकता है। इसलिए तो बच्चे को की मां के बार बार कहने पर भी जब हम देखते हैं, जो रास्ता दिखाते हैं माँ बाप उस पर चलने के लिए, वो राजी नहीं होता। कहानी के संदर्भ में आतंकवाद या जो जिहादी संगठन से जो जुड़ा हुआ है कथानक, वह बूढ़े का दूसरा छोटा बेटा है। लेखिका ने इसीलिए तो उसको युवक कहकर संदर्भित किया है, कोई नाम नहीं बताया। इतना ही नहीं, बूढ़े व्यक्ति, बुढ़िया, बूढ़े बेटे की बीबी आदि उल्लेख इस तरह से नाम किया है, कोई का नामकरण नहीं किया यहां पर। ऐसा क्यों? दरअसल नाम कुछ भी हो सकता है, किसी नाम से संदर्भित करे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अपने समय की, उस समय की लेखिका ने गंभीर समस्या को कहानी में दिखाई है लेखिका ने, और उसके खिलाफ जनता व्यक्त की है। युवक की आवश्यकताएं समाज पूरी नहीं कर सकता, इसीलिए वह स्वाभाविक है कि अपराधी प्रवृत्ति उसमें पनपने लगी। युवक अपनी बहन पर अत्याचार करता है, पशु की तरह आचरण करता है। तो आज आतंकवाद केवल विनाश करना, अपनों का संहार करना ही जान रहा है। लेखिका ने आतंकवाद के दुष्प्रभावों का करुण चित्रण इसमें किया है। तो बदलते परिवेश में मानवीय संवेदना भी लुप्त हो रही है धीरे धीरे। लेखिका ने बहुत ही सुंदर भाषा, शैली तथा असमीय प्रकृति वर्णन किया है। हम देखते हैं कि लेखिका का जो विचार है, पूर्वोत्तर भारत या संपूर्ण भारत की ज्वलंत समस्याओं का वास्तविक चित्रण करना है। मानवता विरोधी शक्तियों को पहचान कर उसमें क्रूरता, अमानवीयता और वास्तविकता को उजागर करना है। आज मानवीय संवेदना पर ही सर्वाधिक प्रहार हो रहा है। लगातार टूट रहे मूल्य, संयुक्त परिवार में उत्पन्न विडंबनाएं, विसंगतियां कहानी में दिखाया है लेखिका ने कहीं कहीं। तो एक अविस्मरणीय यात्रा, भारतीय साहित्य की एक अविस्मरणीय कहानी ही है, असमिया कहानी के रूप में हम जानते हैं। इसके बाद हमारे
ओडिया कहानीकार गोपीनाथ महांती की सुप्रसिद्ध कहानी बघई की आलोचना करेंगे। गोपीनाथ महांती, जो भी स्टूडेंट्स क्लास में बने हुए हैं वो अपना एनरोलमेंट नंबर और नाम मैसेज बॉक्स में कृपया टाइप करें। सिर्फ दो चार बच्चों ने ही टाइप किया है, शायद पता नहीं। जो भी अभी क्लासरूम में क्लास अटेंड कर रहे हैं वह अपना एनरोलमेंट नंबर और नाम दे दे। गीता सैनी, प्राची प्रभा दास, शीतल सिंह, तेजिंदर कौर, प्रियंका शर्मा, गुरुदेव बारिक, रितांजलि साहू, इतने लोगों ने तो नंबर और नाम भेज दिया है। और बाकी जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, बहुत स्टूडेंट हैं, वह अपना एनरोलमेंट नंबर और नाम दर्ज कराएं। गोपीनाथ महांती की कहानी बघई। आलोचना करते हैं। ओडिया कहानी। ओडिया कहानी में चित्रित हम आदिवासी जीवन को हम पढ़ेंगे बघई कहानी में। सर ये गुड आफ्टरनून सर। सर ये कहानी जो अच्छे समझाइए, बहुत टफ है, हमने पढ़ी पर समझ नहीं आई थी सर। बघई। बघई सर। हाँ बघई। वो हाँ भी नहीं बोलिए। समझे पर आपने समझाई तो समझ में आ गई सर, बहुत अच्छे से आपने समझाया। वो अविस्मरणीय यात्रा, ये भी सर अच्छे से समझा दीजिए, थोड़ा टफ ठीक है ये है, कहानी। ठीक है, समय जी कम सर। है। समय मिलेगा तो मैं और एक्स्ट्रा क्लास लूंगा बघई के लिए, क्योंकि हाँ हमारे ही प्रांत की कहानी है ये बघई। और गोपीनाथ महांती जी सर। एक को मैंने पढ़ा भी है अच्छे से, तो मैं कोशिश करूंगा बघई को अच्छे से समझाने के लिए। और आज हो भी नहीं सके समय के अभाव से, तो मैं अगली क्लास में, अभी तो और एक क्लास है, तो बघई की आलोचना में जरूर करूंगा। ठीक है जी सर, नम्रता जी? धन्यवाद। इस जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद।